कामरान फरीदी की कहानी असल थी क्या? अगर गिनना शुरू करूं तो अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा वो गिनने में, जितने पर्चे मेरे ऊपर कटे। कामरान ने क्या शुरू कर दिया जिसके बाद फिर वो इन वारदातों की तरफ आ चले? ये तो काम मैंने 9th या 10th जमात में जब मैं था तो शुरू कर दिया था। वजह क्या बनी थी जो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? एमक्यूएम वालों ने कह दिया था कि इसको मार देंगे जान से। उधर जाके भी डकैतियां की। मेरे पास छुरी थी, जो उनका मेन आदमी था उसको मैंने छुरी फेर दी, मुझे जेल हो गई स्वीडन में। FBI के साथ किस तरह मामला तय पाते हैं? मैंने कुछ डिमांड नहीं की थी उनसे, मैं खुद हेजिटेंट हुआ। मैंने कहा यार ये लोग अगर तुम मुझे MS-13 या ब्लड या क्रिप्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए कहते हैं, ये बहुत डेंजरस है। हाइलाइट्स आपने देखी। ये कहानी है FBI के अंडरकवर एजेंट कामरान फरीदी की। यहां सवाल बनता है कि कराची के इलाके लालू खेत का ये लड़का FBI एजेंट कैसे बना, दुनिया की किस किस जेल में रहा, कैसे ISIS और अलकायदा के नेटवर्क के साथ काम किया, और फिर रॉ ने अमेरिका के साथ मिलकर क्या प्लानिंग की कि अमेरिका ने अपने ही FBI एजेंट को जेल की काल कोठरी में डाल दिया, और फिर ये डबल एजेंट कैसे अमरीकी जेल से निकला। इस FBI एजेंट की इंकिशाफात से भरी इस कहानी को जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी डबल एजेंट कामरान फरीदी की कहानी असल थी क्या? बचपन गुलशन इकबाल, कराची, ब्लॉक नंबर 3, एक ब्लॉक नंबर 3 मोती महल के पीछे का इलाका, इसको तो वहाँ एक अपार्टमेंट था, शाहीन अपार्टमेंट का। वहाँ मेरा जो असल में बचपन जो है वो मेरा वहाँ से गुजरा, और वहीं पर मैंने स्कूल शुरू किया। ब्लॉक 6 में एक स्कूल होता था गुलशन इकबाल में, अली स्कूल। वहीं मैंने पढ़ा। और मेरी 3 बहनें हैं, अकलौता भाई हूँ मैं, भाई मेरा कोई नहीं है। ठीक है। तो वालिदैन का अकलौता बेटा हूँ। और पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था मैं, बिल्कुल दिल नहीं लगता था पढ़ाई में, वही नकल मारना और बाहर भागना। स्कूलिंग कहाँ की थी, फिर देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी? मैंने गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज जो था वो मैंने जाना शुरू कर दिया था 7th या 8th जमात में, जब मैं था ना 7वीं 8वीं क्लास में अली स्कूल में। तो मैं बैठता जाके नेशनल कॉलेज में ही था, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में। अच्छा। तो जमशेद रोड पे मेरे कजन वगैरह PSF के साथ उनका ताल्लुक था, तो मैं उन्हीं के साथ जो था वो लग के गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज चला जाता था, वहीं बैठता था PSF वालों के साथ ही। तो मेरा बैठना उठना 7वीं 8वीं जमात से गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में था। फिर जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो मैंने दाखिला जो था वो मेरा ऑफ कोर्स नेचुरली PSF नहीं करवाया। मेरा ग्रेड इतने अच्छे नहीं थे जो कि मुझे एडमिशन मिलता। तो PSF ने फिर मेरा एडमिशन गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में, चूंकि मेरी वापस्तगी उस वक्त हो गई थी, जान पहचान भी अच्छी थी उन लोगों से, उन्होंने मेरा एडमिशन गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में कराया, वहीं मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैंने पाकिस्तान में नहीं रहा करियर के बाद। बचपन से ये सारा कुछ देख रहे थे, PSF के साथ जो राब्ते थे आपके, फिर बैठना उठना था, तो ये शुरू से माइंड में चल रहा था कि मैंने भी कुछ बड़ा करना है, कि ये बस एक्सीडेंटली हुआ? नहीं सर, बड़ा तो बिल्कुल जहन में उस वक्त तो ना अकल थी, ना मेरी उम्र, जाहिर बात है बहुत ही बचपन, और ना तालीम भी कुछ नहीं थी, कोई बड़ा करने का कुछ ना सोच थी, ना अंदाजा था, ना आइडिया था। ये सब एक इत्तेफाक है कह लीजिए। यानी मेरी जिंदगी में जितनी भी चीजें हुई वो इत्तेफाकन हुई हैं, ना इसमें कोई प्लानिंग है, ना मेरा कुछ उसमें मैंने कोई एफर्ट किया है। इट वॉज प्रेजेंटेड टू मी, अगर आप कहें तो इट वॉज ये एक हादसाती है हर चीज जो हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, PSF में उस टाइम पे दौरे हुकूमत किसकी थी, और उस टाइम पे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में या नहीं थी जब आप बाहर गए नहीं, मुल्क से? हालात तो बहुत खराब थे ये उस वक्त। यानी MQM का बोल बोला था, यानी MQM चल रही ठीक है। थी हर तरफ। सिंध में तो यही था जो हमें अफेक्ट कर रही थी बहुत ज्यादा, MQM। तो कॉलेज में APMSO थी, जिनकी अक्सरियत भी थी वहां पे, मेजोरिटी, और ज्यादा पावर में भी वही थे हर जगह ही। और मोहल्ले में और पूरे कराची में उस वक्त MQM की बल्ले बल्ले थी, जहां भी जाए तो वो MQM का ही हिसाब किताब था। तो और ये होता था कि जब कॉलेज में अगर आपने कोई क्लैश हो गया, जो कि बहुत कॉमन चीज थी वहाँ यस। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उस वक्त, तो PSF की जो हरीफ जमात जो थी वो APMSO थी। ठीक तो है। हमारा क्लैश APMSO से रहता था। तो जब हमने APMSO से अगर कोई झगड़ा हो गया, जो कि नॉर्मली होता ही था, तो उसके बाद उसका रिटेलिएशन जो वो मोहल्ले में निकलता था कि आप घर जो नहीं जा सकते थे। मैं ब्लॉक 3, क्योंकि वो अक्सर MQM की थी, तो सवाल ही नहीं पैदा कि आप वहाँ आपके घर जाएंगे, वो बाहर इंतजार कर रहे होते थे आपका अच्छा, कि बैठे हुए क्या अभी तो आएगा तो MQM से हाथ उसको क्यों नहीं पकड़ मिलाया लेंगे यहाँ आपने से। जब उनका बोलबाला जा रहा था और उनका ही दौर चल रहा था? तो फिर PSF ही क्यों? अच्छा सवाल है। हुआ ये था कि मेरा
जैसे मैंने आपको बताया कि ये हादसाती था सब कुछ, तो मेरा कजन असल में जो पीएसएफ में था, मैं उसके साथ जाके, अगर वो पीएमएसए में होता है, पख्तूनवासा में, तो मैं उनके साथ मिल जाता। ऑल राइट। तो वो चूंकि एक मेंटोर भी होता है, एक बड़ा बड़े आपको भाई का लेके चलता इन्फ्लुएंस है, था। या आप यू लुक अप टू समबडी, तो वो पीएसएफ में था, उसके साथ लग के मैंने लेकिन जब एक दफा, मसला ये है कि जब आप एक दफा पीएसएफ के साथ बैठ जाए, किसी भी जमा, उस दौर की बात कर रहा हूँ, अब जी। का मुझे पता नहीं है इतना ज्यादा, और ये तो टाइम था जहां कब पे का? छाप लग जाती है ना जिसकी, उसके बाद फिर ना आप उसको छोड़ सकते हैं ना किसी और को ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपकी शनाख्त और या पहचान वही जमात बन जाती है, फिर आपकी दोस्तियां मिंगल, सुबह शाम का, ये एक 5-10 यानी 2-8 घंटे की कहानी नहीं है। सुबह कॉलेज जाके आप शाम की शिफ्ट तक, तो हम तो सुबह जाता था मैं 8-9 बजे, हम्म। शाम को 5-6 बजे तक उनके साथ कॉलेज में, वही दोस्त हैं आपके, वही एक लाइफ है, वही फैमिली बन जाती है। फिर रात को भी अब आप जा रहे हैं तो फिर घर तो जा नहीं सकते, तो बैठना फिर भी उन्हीं के साथ है, तो आपकी पूरा दिन की जो मसरूफियत है सोने के अलावा जो थी वो सारी उन्हीं के साथ होती है। तो इत्तेफाकन पीएसएफ, और उसके बाद फिर जो राब्ते और ताल्लुकात बन गए थे, उसके बाद निकलना और छोड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि छाप लग गई थी उसके बाद। छाप लगने के नुकसानात भी होते रहे होंगे आपको, कोई पर्चे हो जाते होंगे जिसमें आप मुलविस भी नहीं होते होंगे, एफआईआर हो जाती होंगी, कुछ ऐसा ये बहुत कुछ हुआ? कॉमन चीज है। जी हाँ, ये बहुत डिलेमा पाकिस्तान में, ये ऐसे तो बहुत हुआ है कि कई कई दफा ऐसा हुआ है कि मैं कहीं घर पे बैठा हुआ हूँ और किसी ने एक वारदात की है या कोई क्लैश। असल में अच्छी बात है कि क्लैश जो कॉलेज में होते थे उसका पर्चा नहीं कटता था, आपने किसी गोली मार दी या आपको लग गई या किसी और को लग गई, हम्म। उसका इसकी एफआईआर नहीं थी अनटिल अनलेस के वो आदमी मर जाए, उसके अलावा एफआईआर होती नहीं थी। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात थी। पीएसएफ से पुलिस डरती भी थी, घबराती भी थी। पीपल्स पार्टी, यानी ये जो जितने लीडर्स थे उस वक्त, इनका इन्फ्लुएंस बहुत था। तो पुलिस तंग नहीं करती थी, लेकिन होता यह था कि जैसे आपके ग्रुप वालों ने किसी ने कारनामे किए हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने डकैती कर दी, होता यह था कि अगर आप जिनके साथ बैठते होते हैं, जो आपकी गैदरिंग है, जो आपके दोस्त हैं, अगर उनमें से किसी ने, जो कि होता था, इट्स वेरी हम्म। कॉमन, कि वहाँ पे एक ग्रुप था मेरा, एक बहुत, जहाँ मैं जिम टाइम स्क्वायर में जब मैं रहता था, तो मेरा बहुत बैठना उठना एक ग्रुप था, मकबूला ग्रुप कहता था, यानी पीएसएफ में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप थे। निसार सत्ती का अलग एक ग्रुप होता था, नजीब भाई का अपना एक ग्रुप था, मकबूला ग्रुप ये एक अलग लोग थे। तो हम्म। मेरा अपार्टमेंट जो था वो मकबूला बहुत करीब था, और वो ठीक लोग है। जो थे वो वारदातें करते थे, डकैतियां करते थे या कोई कारनामे करते थे। ठीक है। तो वो जब भी कुछ कारनामा करके आए तो मेरा पर्चा पीछे उनके साथ कटा होता था। ये मेरा ख्याल है, मुझे अगर गिनना शुरू करूं तो अभी बहुत लंबा टाइम लगेगा वो गिनने में, जो जितने जितने पर्चे मेरे ऊपर कटे हैं, सिर्फ दोस्ती और वगैरह के चक्कर में जितने पर्चे कटे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं गिन सकता अभी बैठ के। अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, देन फिर आप डकैती की तरफ आ गए और उसके बाद फिर असला और ये सारी चीज़ों की तरफ कब आए, और उस टाइम उम्र क्या थी आपकी? पिन पॉइंट करना तो बहुत मुश्किल होगा। ये तो काम मैंने 9th या 10th जमात में, जब मैं था 9वीं 10वीं में, तो शुरू कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि चूंकि घर नहीं रह सकता था, घर हम्म। पे फायरिंग हो गई थी मेरे, कई एक दफा नहीं हुई, एक से ज्यादा दफा हुई है कि कॉलेज में झगड़ा हुआ है, और मैं जब घर पे आया हूं तो मेरे घर पे फायरिंग हुई, शाइन अपार्टमेंट में घर पे फायरिंग हुई मेरे। तो उसके बाद जब मेरी रिहाइश थी, वो पीपल्स पार्टी पीएसएफ वालों ने मुझे मूव कर दिया था टाइम स्क्वायर में, उन्होंने अपार्टमेंट दे दिया था वहां पे ठीक टाइम है। स्क्वायर। टाइम्स वो अपार्टमेंट किसी के, वो पीपल्स पार्टी का नहीं थे, वो कब्जा किए हुए अपार्टमेंट थे टाइम स्क्वायर में, बहुत पीएसएफ ने कब्जा कर लिया था, बहुत सारे अपार्टमेंट्स पे लोगों को निकाल दिया था घरों से, और उनके घरों पे कब्जा कर लिया। तो वो ऐसा नहीं था कि किसी ने कोई रेंट दे रहा था या किसी के खरीदे हुए अपार्टमेंट थे, वो कब्जा हुए अपार्टमेंट थे। और वहाँ तो पे कितना उसमें अर्सा से एक रहे? अपार्टमेंट जो था वो मुझे मिल गया था, वहीं रहता था। मुझे बताइएगा, आपने कहा कि जिस तरह के आपको खर्चा भी चाहिए होता था, फिर पैसे भी खुद ही कमाने होते थे, उसके बाद क्या जी, होता है? कामरान ने क्या शुरू कर दिया जिसके बाद फिर वो इन वारदातों की तरफ आ चले? पैसे की जरूरत है, खर्चा चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए आपको, गाड़ी में पेट्रोल भी चाहिए। यस। तो उसके लिए भत्ता नंबर वन चीज जो थी, वो जरिया मार जो था वो भत्ता होता था। आप दुकानों से, या हम दुकानों से, जो टाइम स्क्वायर के आसपास जितने भी रेस्टोरेंट हैं, दुकानें हैं, हार्डवेयर स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, जो भी है, उनसे एक सेट चीज थी कि आप जाके उनसे भत्ता वसूल तो करते जो थे। नहीं देता था भत्ता, तो उसके साथ वो क्या भत्ता करते जो थे? था, नहीं नहीं, वो आप बेचारे, उनको अपनी जान प्यारी होती है। अब आप 5 लड़के उनके पास क्लाशन लेके चले गए कि भाई वो भत्ता दो, तो उसने देना ही है। हम्म। उसको ऐसा नहीं था कि कोई भी अकल का अंधा, जो जो जाहिर बात है, अपनी मौत को तो नहीं दावत देगा। ठीक अगर है। अगर वो मना करे तो फिर उसकी पिटाई होती थी। अच्छा। लेकिन ऐसा मेरे नहीं, मुझे याद पड़ता कि किसी ने ना किया हो। ठीक है। बेचारे जिस जिस देना ही पड़ता था, ऐसा नहीं है ना नहीं होता था, और वो बंदा बता हर महीने उसने देना ही है। फायरिंग होती थी तो घर वाले नहीं होते थे, पेरेंट्स नहीं साथ रहते थे? नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। वो क्या करते थे, ये एक एमकेएम का एक वो क्या करते, जैसे मेरा अपार्टमेंट है ना, फ्लैट है, हम्म। तो वो क्या करते थे, वो बाहर से, वो वार्निंग शॉट्स कहते हैं उसको, ऑल राइट। लकीली वो घर में घुस के नहीं करते थे। वो क्या करते थे, बाहर से आपके अपार्टमेंट के ऊपर फायरिंग करते थे, ठीक है। कि यानी अब उसको पता है कि फैमिली का प्रेशर आएगा,
वो लकीली इतना ये था कि वो घर में घुस के वहाँ उस वक्त इतना नहीं होता था कि वो घरों पे बस जाके जिसने भी किया, वो मैं अकेला नहीं था, जितने भी लोग कारनामे करते थे या कोई लड़ाई झगड़ा करते थे, हम्म। उनके घरों पे वो जाके बाहर से ब्रश मारते थे क्लाशन का, कि ठीक वार्निंग है। शॉट, या तो बाहर निकलो आप अगर हो, और नहीं हो तो वहां पे तो घर वालों को जरा सा प्रेशर पड़ेगा कि ये आपको बोलेंगे कि भाई बैक ऑफ ना हो, आप ये काम जो है जरा सा ना करो, या घर घर वालों को जारी बात तंग करना। तो ये इसलिए होता था खैर। तो घर वाले मेरे कई दफा ऐसा, वो घर वाले जो थे वो कई दफा ऐसा हुआ कि उनको ना यानी वो उनको जाना पड़ता था दूसरी दूसरी जगह पर, या जब घर में होते थे तो फिर हम्म। वो कॉल आती थी कि भाई ये तुम्हारा क्या मसला हो रहा है यहाँ पर, किसी को पड़ोसी को बोलते थे कि यार ये देखो यहाँ पे शुरू कर दिया इसकी वजह अच्छा। से। तो वो वार्निंग शॉट्स होते थे बेसिकली। कामरान भाई, जी पाकिस्तान से आप कब मूव किए, इंटरमीडिएट के बाद? जी, पाकिस्तान से इंटर के बाद मैं स्वीडन गया था, ठीक है। सेकंड ईयर था मेरा स्वीडन। वजह क्या बनी थी जो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? एमक्यूएम से धमकी आ गई थी, एमक्यूएम वालों ने कह दिया था कि अब इसको मार देंगे जान से। और मैं पाकिस्तान में फ्रीली कराची में कहीं निकल नहीं सकता था, बंद रहता था सिर्फ टाइम स्क्वायर में। बाहर निकलो तो उस यानी वही एक आपकी बहुत तंग हो गया, एक तरह की जेल कह लीजिए उसको, हम्म। कि टाइम स्क्वायर में रहता था, बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे चाचा के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे एमक्यूएम वालों से, तो उनके पास उन्होंने मैसेज भेज दिया था कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अच्छा। लीनियंसी इसलिए रखी थी कि वार्निंग, वरना वो देते नहीं है नॉर्मली वार्निंग, क्योंकि मेरे चाचा के ताल्लुकात अच्छे थे। उन्होंने एज अ फेवर चाचा को कहा कि अब या तो इसको यहाँ से अगर अभी अब ये देखा तो कराची में तो हम इसको मार देंगे। ओके। तो उसके बाद वालिदैन ने ये फैसला किया कि मुझे बाहर भेज दें वहां से। ठीक है। और फिर आप उस टाइम पे कितने पैसे लगे आपके बाहर जाने पे, या किसी डंकी के थ्रू गए या प्रॉपर लीगल वे में गए? नहीं नहीं, प्रॉपर लीगल में। मेरी उम्र कम थी तो वीजा स्वीडन, मेरा पासपोर्ट में जो है वो जो जाली पासपोर्ट था, तो वो एक एजेंट ने बना के पासपोर्ट जो दिया था वो उसमें उम्र मेरी अजीबोगरीब कुछ तकरीबन 35-36 ईयर ओल्ड मेरी शायद उसमें उम्र होगी, मुझे अच्छी तरह अच्छा। याद नहीं है अभी। वैसे एक्चुअल उम्र उस टाइम पे क्या थी आपकी? यार मैं जब मैं निकला हूँ पाकिस्तान से 17-18 साल की उम्र होगी मेरी। अच्छा। फिर क्या होता है? तो उसके बाद उन्होंने वो एक पासपोर्ट पे एग्जीबिशन वीजा लगते थे उस जमाने पाकिस्तान से, हम्म। वो लेदर की जो गुड्स जाती हैं उसके एग्जीबिशन वीजा होता था, वो पासपोर्ट में एग्जीबिशन वीजा था। उसके साथ मैं स्वीडन गया, और स्वीडन जाके मैंने पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया, सियासी पनाह जो होती है, मेरा जी। लेजिट केस था पीएसएफ का। तो मैंने जाके पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर दिया। स्वीडन जब मैं पहुंचा, पहुंचते ही वहाँ एक लोकल से मुलाकात हो गई थी घूमते फिरते। 3 दिन मैं वो रुका था, उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई तो मैंने बोला क्या करूं यहाँ पे आके, मुझे पता तो था नहीं कुछ। उन्होंने कहा तुम असाइलम अप्लाई कर दो। तो मैं जाके एक इमिग्रेशन उनका इदारा था वहाँ का, उसने एड्रेस दिया, मैं वहाँ गया, मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। और उन्होंने तफसीली एक वो छोटी सी मैंने नॉर्थ फॉर्मल सा इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझे कहा कि हमारा रेफ्यूजी कैंप है वहाँ पर उनका, उन्होंने स्टॉकहोम में एक रेफ्यूजी कैंप था, उसमें उन्होंने मुझे टेम्परेरी जो था वो जगह भी दे दी रहने के हम्म। लिए। और उसके बाद जो है वो फॉर्मल इंटरव्यूज हुए, दो दो दफा दो इंटरव्यू होते हैं उसके। तो मेरी असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग थी, लेकिन उसके बाद वहाँ मेरे लड़ाई झगड़े कुछ ऐसे ज्यादा थे कि उन्होंने मुझे जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया, और मेरी जो असाइलम जो कि मेरी लेजिट असाइलम एप्लीकेशन थी, जो बहुत रेयर चीज है, उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने मुझे जो है वो विथ नहीं बल्कि डिपोर्टेशन पे लगा दिया। अच्छा, उधर जाके भी डकैतियां की कुछ? उधर भी घरों वगैरह में जाकर किसी को मतलब इस तरह से आपने जो ब्लैकमेल किया हो, कुछ इस तरह से उधर भी जाके शुरू किया कुछ स्वीडन में? नहीं, वहां मेरे लड़ाई झगड़े बहुत होने लगे थे। वो मेरे वजह ये थी कि मैं जब गया तो वहाँ कुछ एमक्यूएम हकीकी के कुछ लड़के वहां पर ऑलरेडी थे, 4 या 5 हम्म। लड़के थे एमक्यूएम हकीकी के। जब मैं हम्म। उनके जब मैं स्वीडन पहुंचा हूँ, जिन्हें रेफ्यूजी उन्होंने भी असाइलम अप्लाई किया हुआ था, तो हम लोग 5 जो थे वो सिर्फ 5 पाकिस्तानी थे। बाकी उस वक्त यूगोस्लाविया को जंग चल रही थी वहां पर, तो अच्छा। कोसोवो अल्बान काफी तादाद में आए हुए थे। वो सारे गैंगस्टर होते हैं, उनका गैंग होता है कोसोवो अल्बान का। तो उनके साथ लड़ाई हो जाती थी। वो ना वो जैसे यानी टीवी रूम है वहां पर, या कोई और गेम रूम है या लंच रूम है, वहां पे उनकी बदमाशी थी। वो सही। आपको अंदर उनकी मर्जी से जाओ, उनकी मर्जी से आओ, टीवी अपनी मर्जी का वो लगाते थे चैनल। तो हमको देखने देते नहीं थे वो, क्योंकि हम जो थे वो एक तो यानी इतनी तादाद हमारी थी नहीं वहां पे, वो के तकरीबन 60-70 उनके होंगे अल्बेनियन। तो उनसे झगड़ा हो गया, वहां पर लड़ाई हो गई। और हम्म। एक से ज्यादा दफा ऐसा हुआ कि पुलिस कॉल हुई वहां पर सेंटर में, और वो इतना रुझान नहीं था वहां पुलिस पुलिस का, क्योंकि लोग उनसे लड़ते नहीं थे। तो अच्छा। हमारे जहन में था कि भाई इनके साथ बर्दाश्त तो हमसे होता नहीं था, उनकी उनकी जो ज्यादतियां होती थी। तो लड़ाई हुई, हाथापाई हुई उनसे, पुलिस कॉल की गई, किसी का सर पटा हुआ है, किसी का मुंह पटा हुआ, ब्लड। तो स्वीडन में ये होता नहीं है, बहुत रेयर चीज थी स्वीडन में। तो हम्म। बार बार आते थे, पुलिस रिपोर्टें हो रही हैं, पुलिस रिपोर्ट्स हो रही हैं, ओवर एंड ओवर एंड ओवर। तो उससे ज्यादा जो है वो जो असाइलम एप्लीकेशन उस पर बहुत फर्क पड़ा इनिशियली। सही। फिर उसके बाद जब परमानेंट रेफ्यूजी कैंप में मुझे जब उन्होंने ट्रांसफर किया, क्योंकि नहीं वो टेम्परेरी कैंप था, तो परमानेंट रेफ्यूजी कैंप वो सोदरफोर्स एक जगह है 2 घंटे दूर, उपसला, हम्म। स्वीडन में, स्टॉकहोम से 2 घंटे दूर है। वहां मैं और एक और पाकिस्तानी जो था, वो हर एक को अलग अलग जगह भेजते हैं।
तो मेरे साथ सिर्फ हम लोग 2 पाकिस्तानी थे, वहाँ बांग्लादेश के लोग बहुत ज्यादा थे। अच्छा। तो उनके साथ लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई उनके साथ, तो वो भी टॉन्टिंग बहुत करते थे पाकिस्तान के नाम से, गालियां, गालम गलोच, या वो स्नूकर टेबल होती है वहां पे, वो स्पोर्ट्स गेम रूम होता है, एक ही चीज होती है आपके पास एंटरटेनमेंट की, वो ठीक है। आने नहीं देते थे अंदर आपको। तो उसके बाद मेरे पास, मैंने एक दफा तंग आ गया, मेरे पास छुरी थी, जो होम नाइफ होती है, वो कोई ऐसा चाकू वाकू तो था नहीं, वहाँ मिलता भी नहीं है कोई इतनी चीज। तो मैंने वो जो उनका मेन आदमी था उसको मैंने छुरी फेर दी, उसके पेट में लगी, और उसके बाद मैं ओहो। अरेस्ट हो गया वहां पर, तो मुझे जेल हो गई स्वीडन में। और कितने साल की आपको सजा सुनाई दी? मेरी सेंटेंसिंग जो थी वो 2 साल की थी। उन्होंने 2 साल की सेंटेंसिंग हुई, और एक बहुत नॉर्थ ऑफ स्वीडन है, खेरोना एक जगह है, जहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती, उसको लोसा कहते हैं, इट मीन द स्नो विच नेवर मेल्ट्स। तो उन्होंने मुझे वहां भेज दिया। वो ओल्ड कोल माइन थी, बड़ी अजीब हम्म। सी जगह है। असल में मसला यह है कि मेरी उनको डेट ऑफ बर्थ जो थी वो नकली थी, वहां पर उनको मेरी जी। असल डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं थी। अगर उनको पता होती तो वो कभी मुझे जेल में ना भेजते, बल्कि जुवेनाइल सेंटर भेजते, क्योंकि मैं कम उम्र था। यस। उन्होंने मुझे मैक्सिमम सिक्योरिटी में इसलिए भेज दिया कि मेरी उम्र जो थी वो उसमें ज्यादा लिखी हुई थी, और वहां जो थे वो सारे बड़ी उम्र के जो जो सही क्रिमिनल थे उस जगह पे, लोसावारा में, केरोना में, उस जेल में मुझे उन्होंने भेज दिया। और बड़ी खतरनाक जगह थी वो, नहीं सही। वो पहाड़ी के ऊपर एक कोल माइन थी, उसमें उन्होंने एक कैंप बनाया हुआ था। और लकीली वहाँ ये है कि स्वीडन की जेलें थोड़ी सी वीआईपी होती हैं, इस लिहाज से कि वो जंगले में बंद नहीं करते आपको, बल्कि बाहर ग्रोसरी आप लेने जा सकते हैं, आप थोड़ा सा बाहर निकल के वॉक वॉक कर सकते हैं। लेकिन बर्फ इतनी इतनी, यानी सीने सीने तक बर्फ होती थी वहां पर, तो वो बड़ा एक चीज थी। लेकिन मैं वहां रहा नहीं, कि मैंने 6 महीना जो है वो जेल जेल काटी, और 6 महीने के बाद रात को जो ग्रोसरी स्टोर के लिए निकलते हैं, वहां पे एक टाइम होता है कि आप अपनी ग्रोसरी लेकिन, क्योंकि खाना खुद पकाना पड़ता है वहां पे। हम्म। तो मैं उसके लिए निकला, और फिर वहां से मैं भाग गया। अच्छा, वहां से भाग गए आप। अच्छा, फिर एफबीआई के साथ किस तरह मामला तय पाते हैं? एफबीआई को किस तरह से कांटेक्ट करते हैं? फिर दहशतगर्द भी सुना आपने, बहुत से पकड़वाए, और फिर दाऊद इब्राहिम वाला भी किस्सा सुनाएं कि उससे किस तरह से आपने उसकी जो कंपनी थी उसको डीलिस्ट किया। जी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि ये जो फिर एफबीआई से मेरा राब्ता हुआ, ये जो मेरा स्टोर के चक्कर में, पहले तो उनको लोकल हेल्प चाहिए थी, तो मैं तो गया था अपनी मदद मांगने के लिए, कि यस। मेरे अपने जो है वो मुश्किलात, वहाँ पे स्टोर में पुलिस तंग कर रही है, बिजनेस करने नहीं देती है, हम्म। आके सामान उठा के ले जाते हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, घर पैसे नहीं आ सकते अपने, तो वो तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, वो आपका जो जो अंदर का सामान है वही नहीं, ग्रोसरी नहीं है तो आप क्या बेचेंगे वहां पर। तो यस। वो आके उनकी ज्यादतियां वो बर्दाश्त हमसे होती नहीं थी। तो जब मैंने एफबीआई को ये मसला बताया, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है वो वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यू हैव टू हेल्प अस। यहाँ पर बहुत ज्यादा, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। और उनको एक केस में मदद चाहिए थी, जो वहां पर लोकल पाकिस्तानी इंडियन जो थे, एक ग्रुप था जो चोरी का सामान बड़े पैमाने पे लाता, वो मिलियंस ऑफ डॉलर का रैकेट था, और हम्म। वो एक्सपोर्ट भी करते थे उस सामान को। और कहाँ एक्सपोर्ट करते थे? इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग उसमें होता था, वो एक ऑपरेशन चल रहा था एफबीआई का, ऑपरेशन अमेरिकन ड्रीम। तो ठीक है। उसमें उनको मदद चाहिए थी, क्योंकि उनको हमारे नाम समझ में नहीं आते थे, उनको हमारे तरीका समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हेल्प कर दोगे इसमें, तो वी विल हेल्प यू आउट। तो उसमें मैंने उनकी हेल्प की, क्योंकि मेरे जहन में यह था कि अगर इनकी हेल्प ना की, अब जाहिर बात है, ये तो यहाँ की सरकार है, मेरे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट तो थे नहीं, मोस्ट भी इलीगल था अमेरिका में। यस। तो इससे ये कि एक तो शेल्टर मिल जाएगा मुझे, और दूसरा फिर ये कि प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आई कैन मेक सम मनी, पैसे की जरूरत है तो आई कैन मेक सम मनी। तो इस हिसाब से उनसे एक ये काम शुरू किया है एफबीआई के साथ। उसके बाद एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसे होता है, वो केस सक्सेसफुली जो था वो हल हो गया। एफबीआई ने उसमें 78 लोगों को अरेस्ट किया, और उस अरेस्ट में न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, कई जगह, उसमें जो उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन थे उसमें, बल्कि उस केस में चाइनीज स्नेक हेड माफिया जो थे, उसमें कुछ लोग उसके इन्वॉल्व थे। ऑल एक राइट। जूश माफिया डीएनआई करके, उसके लोग इन्वॉल्व थे न्यूयॉर्क से, वो अरेस्ट हुए, वो काफी बड़ी बड़ी बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उसके अरेस्ट, और मुझे तो अंदाजा नहीं था, जाहिर बात है, उस वक्त स्टिल आई वाज टेस्टिंग द बोर्ड। हम्म। तो जब मुझे नहीं पता कि मैंने कोई कारनामा अंजाम दे दिया, वो एफबीआई के हिसाब से बहुत बड़ा केस था। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह भी किए मेरे, और एफबीआई के जो, उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां जो थी लॉस प्रिवेंशन की जो थी, उन्होंने आके सवाल जवाब इंटरव्यूज करना कि तुमने किस तरह किया। तो एक एफबीआई का इंटरेस्ट बढ़ा। आई थिंक बोलना मुझे शायद आता था, या समझाना आता था उस ऑल चीज को, राइट। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया, हाउ टू प्रिवेंट, लॉस प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, ये हम्म। जो इंटरस्टेट ट्रैफिक है किस तरह से खत्म हो सकती है। मैंने अपने तरफ से उनको इस तरह से बताना शुरू किया, वो रिकॉर्ड भी किए उन्होंने, और वो
एक तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए भी उन्होंने उस इंटरव्यूज को इस्तेमाल ठीक किया। है, आपको वो उससे मंथली पे ये करते हुआ हैं? कि अवेयरनेस वो आपको मंथली पे करते थे कामरान भाई? उस वक्त पे नहीं करते थे। उस वक्त जो थी वो सिर्फ हेल्प फॉर अ हेल्प चल रही थी मेरी, ठीक है, यानी और मैंने उसके बाद उनकी हेल्प आपने करा भी था और असले वहां का से वो काम किया? उसके बाद आपने भी असले का काम किया, कोई एक्सपोर्ट वगैरह का, और ये सारी जो चीजें, जो चोरी का सामान होता है वो इधर उधर? जी जी, वो तो मेरा तो काम यही कि मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा लालच तो यही था ना कि मैं सामान खरीद रहा था वहां पे, मेरा भी वही काम था जो जो जिस गैंग को या जिस ग्रुप को पकड़, लेकिन मैं इतने बड़े पैमाने पे नहीं करता था। उनका तो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज रैकेट था जो वो मिलियंस ऑफ डॉलर में करते थे। मेरा जो था वो आटे में नमक के बराबर, उसमें खर्चा चल जाए, क्योंकि स्टोर से इतनी आमदनी नहीं थी। ठीक तो है। हम लोग जो थे वो सामान लेते थे, जो सिगरेटें होती हैं या रेजर ब्लेड होते हैं या ये दूसरी चीजें होती हैं, मैं भी वो सामान बाय करता। लेकिन एफबीआई को ये बात पता थी कि मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर, यानी तुम जिस लेवल पे कर रहे हो वो एफबीआई की जुरिडिक्शन में नहीं आता, वो सिटी जुरिडिक्शन में आता है। सही तो हो गया। लोकल पुलिस हाथ लगाती नहीं थी एफबीआई के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो मैं खुल के ये यानी ये समझिए कि एफबीआई की प्रोटेक्शन में जो है वहां सामान ले रहा बेच रहा था मैं वहां पर। सही तो हो वो गया। मैंने लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद जाहिर बात है वो दिल नहीं भरा सिर्फ उससे। गन्स का मुझे शुरू से शौक भी था, नॉलेज भी थी। तो उसके बाद मैंने गन्स लेना शुरू कर दी उसी स्टोर पे। तो मैं गन्स लेता था और उन्हीं गन्स को जो है वो आगे सेल आउट कर दूसरे देते लोगों थे? को बेच देता था। उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्कअप बहुत अच्छा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम शुरू किया, वो प्रिंटर्स वगैरह जो होते थे हाई एंड। तो एक एक वो जगह ऐसी बन गई थी कि जिसके पास जो सामान होता वहां लाके बेचता था, एंड देन वी टर्न अराउंड एंड सेल इट विद अ गुड मार्कअप। ठीक तो है। वो एफबीआई के प्रोटेक्शन में वो काम काफी अरसा, मेरे ख्याल है 1.5-2 साल जो है वो मैंने किया। सही हो गया। उसके बाद एफबीआई ने आपको प्रॉपर परमानेंट पैनल पे रख लिया और वो पे भी करते रहे आपको? वो जब उन्होंने जब MS-13 जब जब उन्होंने गैंग्स को उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मुझे ऑफर दिया, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा मैं घबराया भी था, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। एक तो चलें लोकल आप ये जो है देसी इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये काम कर रहे हैं, एक अलग चीज हम्म। है। लेकिन जब आप क्रॉस ओवर करते हैं हिस्पैनिक गैंग्स के, जो जो कि ऑर्गेनाइज गैंग है वहाँ के, जिनके नंबर भी बहुत ज्यादा हैं, वो लोग केयर नहीं करते, वो मार देते हैं। अच्छा। तो जब उन्होंने ये ऑफर किया तो फिर मैंने थोड़ा सा हेजिटेंट हुआ। मैंने कुछ डिमांड नहीं की थी उनसे, हम्म। मैं खुद हेजिटेंट हुआ। मैंने कहा यार ये लोग अगर तुम मुझे MS-13 या ब्लड या क्रिप्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए कहते हैं, ये बहुत डेंजरस है। दूसरा, ये फुल टाइम जॉब बन गई थी मेरे लिए कि मैं स्टोर में अगर 8 घंटे 7 घंटे काम कर रहा हूँ, उसके बाद 8-10 घंटे मुझे ये करना है, तो आई वॉज ड्रेन्ड आउट। तो यस। फिर मैंने उनके पास ये कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए मुमकिन नहीं है ये करना, और उसके बाद आई एम गोना गेट किल्ड। तो फिर उन्होंने दे थ्रो मी अ कैंडी। उन्होंने बोला कि देखो विल गिव यू स्टेटस भी दे देंगे, एंड देन विल गिव यू कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएगा। और ये दो चीजें होती हैं इसमें। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई होता है बाकायदा तौर पे, क्योंकि जो जब आप अंडर कवर होते हैं एफबीआई के लिए, तो ज्यादातर एफबीआई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को देती है। वो एजेंट्स अंडर कवर काम नहीं करते, शायद बहुत गलत फहमी है बार। तो उन्होंने उस वक्त मुझे MS-13 जब मैंने इन्फिल्ट्रेट किया पहला केस जो किया था, उसमें उन्होंने फिर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, उसके बाद बाकायदा सैलरी शुरू हो गई थी मेरी। ठीक लेकिन है। उसके साथ काम भी प्रॉपर तौर तरीके से, उसके बाद और भी इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट आइस एक इदारा है उसके साथ किया। ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है हाइडा, हाई इंटेंसिटी ड्रग हम्म। ट्रैफिकिंग वाले। सीक्रेट सर्विस जो उनके साथ किया। तो ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट ट्रेजरी के लिए फेक करेंसी का जो था उनके ग्रुप इन्फिल्ट्रेट किए। तो हम्म। वो जो था वो प्रॉपर सैलरी के साथ में काम कर रहा था, और सही। आई वाज इन्फिल्ट्रेटिंग ऑल अच्छा, ऑल द अलकायदा ग्रुप्स से आपके जो ताल्लुकात लोकली किस थे। तरह से बने और किस तरह इस्तवार हुए? अलकायदा के अब रहनुमा सुना है आपकी तरफ आके रहते थे, इसकी क्या कहानी है? देखिए जी, जब 9/11 जब हुआ, तो जो मेरा हैंडलर एफबीआई का जो था वो हम्म। ट्रांसफर हो गया था जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स में। वो इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग करता, उसका एक वाइट कॉलर क्राइम या डिफरेंट, इसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। जी। तो मेरा जो जब जो हैंडलर था, जो मेरा जो बेस्ट आदमी जिसने मुझे एक्चुअली पहला ब्रेक दिया था, वो बहुत सीनियर एजेंट था। वो ठीक है। जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के लिए चला गया, वो मूव हो गया डिपार्टमेंट। तो उसने मुझे, जाहिर बात उसको पता था मैं जबान भी तो बोलता हूँ, और सब जो जियो पॉलिटिक्स या लीगल जो वहाँ के लोकल इश्यूज हैं उससे वाकिफ भी हूँ, समझता भी हूँ माहौल को। और मेरी उस वक्त एक फैलटॉक के नाम से एक सॉफ्टवेयर होती थी जिसमें हम बैठते भी थे, वहाँ वहाँ वो वॉइस चैट होती थी, तो उसमें मेरी प्रेजेंस काफी ज्यादा थी। ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू हेल्प अस आउट JTTF के लिए। और उसके बाद जो था मेरे मुझे लीगल स्टेटस जो था वो मेरा वो चेंज कर दिया। मेरे पास ग्रीन कार्ड था, परमानेंट रेजिडेंट था, उसमें सिटीजनशिप, क्योंकि आप उसके लिए जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स के लिए एज अ ग्रीन कार्ड के साथ काम नहीं कर सकते, उसके लिए सिटीजन होना जरूरी है। मेरे ठीक पास है। पासपोर्ट नहीं था, ऑल सिटीजनशिप नहीं राइट। थी। तो उसने मुझे फिर कहा कि हम तुम्हें अमेरिकन सिटीजनशिप भी दे देते हैं, तो लेकिन यू हैव टू वर्क फॉर JTTF। उसके हम्म। पैसे, यानी जो मैं पहले जो सैलरी थी मेरी वो ट्रिपल हो गई उससे।
अच्छा। बेनिफिट्स बढ़ गए, मेरे पास बेनिफिट्स नहीं थे पहले, ट्रैवल अकाउंट अलाउंस नहीं होते थे, ये सब चीजें, तो अलाउंसेस, मेडिकल, ये सारी चीजें उसके बाद जेटीटीएफ ने जब मैं शमूलियत की, तो वो एक स्टार्ट था जो मैं लोकली काम करता था। मेरा काम था उस वक्त काउंटर इंटेलिजेंस, कि ये पता करना कि कहीं लोकल थ्रेट जो है वो अमेरिका में, लोकल थ्रेट मतलब ये कि इनको सबसे बड़ी डर ये था कि कहीं लोकल अटैक दोबारा ना हो जाए तो क्या कोई 9/11 के प्लानिंग बाद। हुई तो आपके होते हुए जब आप ड्यूटी कर रहे थे? कोई प्लान हुआ कि यूएस को किस तरह से नुकसान पहुंचाना है या कुछ इस तरह से? एक फ्लोरिडा में, मियामी में एक सेल था, उसको सेल कहते हैं, जो प्लॉट कर रहे थे अटैक। हम्म। उनका प्लॉट ये था कि लोकल जो एफबीआई की जो ऑफिस है वहां पर मियामी में, उसको अटैक करना था उनको। अच्छा। और बच्चे थे वो, दे वर वेरी यंग, आई थिंक दे वर हार्डली 19 20 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर ओल्ड। उनमें कुछ फलस्तीनी थे, यमनी थे। वो एक ग्रुप था जिन्होंने प्लॉट किया था। हम्म। और उन्होंने क्या किया कि वो फेसबुक पे किसी से बात कर रहे थे, तो वो जिससे बात कर रहे थे वो एफबीआई ने उसको जो था वो इंटरसेप्ट किया, उनकी कम्युनिकेशन को। तो उसके बाद उन्होंने डाइवर्ट कर दिया वो अकाउंट्स मेरी तरफ, यानी फिर मैं मुझसे बात करते एज अलकायदा। ठीक है। तो मैंने उन सारी बातें गुफ्तगू करते वक्त फिर उनसे मैंने जाके मिला मियामी में। तो वो वो ढूंढ रहे थे एक्सप्लोसिव की, उन्होंने रेसिपी, तो ये इंटरनेट पे सबको मिल जाती है। तो और यहाँ पर एक अजीब बात यह है कि अमेरिका में आपको अगर आपको ब्लैक पाउडर चाहिए या हम्म। कोई और चीज चाहिए, यहाँ पे इतनी पाबंदियां, गन्स और ये चीज बहुत आम मिल जाती हैं। ठीक है। लोगों के पास कॉन्सेप्ट है कि शायद अमेरिका में बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत आम है, ये ठीक नॉर्मली है। हर कोई ले सकता है। तो ठीक है। उनके पास एक्सेस था सारी चीजों का, उन्होंने रेसिपी तैयार कर ली थी इंटरनेट से देख के, जो एक एक्सप्लोसिव रेसिपी होती है जो जिसमें ब्लैक पाउडर का इस्तेमाल कर रहे थे वो। तो वो मैंने इंटरसेप्ट किया उनको, और उसके बाद वो अरेस्ट हुए, जेल चले गए। दे वेंट फॉर लाइफ इन प्रिजन फॉर टेररिज्म सपोर्ट। अटलांटा में केस था। ना सिर्फ मेरे केसेस के अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि एक कॉन्सेप्ट ये भी था, एफबीआई एक चीज करती थी कि वो, एक लोगों के पास शायद ये कॉन्सेप्ट है कि वो हर बेगुनाह को पकड़ लेते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता किसी बेगुनाह को पकड़ने का। तो हम्म। बाज दफा ऐसा होता था कि देख कम एन आस्क मी कि भाई ये एक ग्रुप है, तो मेरे पास ये दे हैव, आई हैव टू एनालाइज इट कि क्या ये रियली पोटेंशियल थ्रेट है या नहीं है। यानी ठीक कुछ है। लोग सिर्फ जबान से बोल रहे थे या नारे लगा रहे हैं या अल्लाह सही। अकबर तकबीर कर रहे हैं, अमेरिका शुड बी डिस्ट्रॉयड, तो वो ब्लैक यानी वो फ्लैग तो हो जाते थे। तो उसके बाद मेरे पास जो मेरा एजेंट थे वो लेके आते थे कि टू एनालाइज द डाटा, कि आप देखिए कि आर दे रियली हु दे से दे आर, या ये सिर्फ बनी जबानी तौर पे, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं इंटरनेट का जहादी। वो सही। खाली इंटरनेट के, क्योंकि इंटरनेट के हम्म। जहादी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बिल्कुल। उनको अरेस्ट के करने की जरूरत अच्छा, नहीं है, एक एक क्योंकि वाकया अपने कामरान भाई, रिसोर्सेज आए हैं। आखिरी हमारे पास कुछ 1 मिनट रह गया है, मुझे आखिरी वाकया बताइएगा। वो जो यूएस के टनल पे आपने बताया कि वो जहर मिलाने वाली स्टोरी थी, जो पानी के अंदर जी पूरा यूएस में उन्होंने कहा था कि सबको उन्होंने कोई पॉइजन दे देना है, उसकी क्या हकीकत थी? वो जो आपने एक डॉक्यूमेंट्री में जी क्लेम किया है। जी हाँ, वो हमजा अल मसरी था, शेख अबू खबाब अल मसरी का बेटा, और इज अलकायदा का लीडर था। मैं उसको तुर्की में मिला था, तो उसको उसने ये प्लॉट किया था कि उनके पास रेसिपी थी कि जो वो मेन वाटर सप्लाई, वो जो मेन वाटर सप्लाई न्यूयॉर्क की थी, वो उसमें पॉइजन डिप करना चाह रहे थे। तो अच्छा। उन्होंने उसकी रैकी कर ली थी पूरा। तो जब मैंने उससे बातचीत की और फिर आई इन्फॉर्म द एफबीआई कि मैंने बताया कि ये इनका प्लॉट जो है ये चल रहा है, तो वहां पे फिर उन्होंने तो सिक्योरिटी बढ़ाई। फिर उसको उन्होंने जो था वो तुर्की में अरेस्ट किया था। उसको हमजा अल मसरी उसका नाम था, और शेख अबू खब्बाब का बेटा है, बहुत वेरी वेल नोन फैमिली उसकी, अलकायदा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा। शेख उसामा के साथ उनके वालिद साहब जो थे शेख अबू खब्बाब, वो साथ में थे दोनों। तो ये उनका बेटा था जिसका अच्छा, प्लॉट था न्यूयॉर्क ये में, सब कुछ करते वाटर हुए लाइन में जो है जहर। ये सब कुछ करते हुए कभी आपको नुकसान पहुंचा? कभी आप पे कोई गोली का अटैक हुआ? एक से कई दफा ऐसा हुआ कि अटैक हुए। मैं एक दफा सीरिया में था जब, तो बहुत सारे हैं ये, लेकिन मैं आपको बड़े वाले कुछ बता देता हूँ। मैं सीरिया में था और हम लोग इदलिब से जा रहे थे हम्म। हमा की तरफ। तो रास्ते में रात को टफ सफर करते, दिन में नहीं करते थे हम लोग, सिर्फ हम्म। रात को रशियन जेट जो थे वो उन्होंने बॉम्बिंग करना शुरू कर दी। वो क्लस्टर बॉम्ब फेंकते थे, पैराशूट की तरह गिरते हैं, और वो जो आपकी गाड़ी जो है वो उस पर जाके वो बॉल, गोल्फ बॉल की साइज का बॉम्ब होता है, वो लगता है, ठीक है। ब्लो इट अप।